मेरा नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण माला के समास प्रकरण भाग 3 में हम अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व के जो समास प्रकरण भाग 1 में हमने अव्ययी भाव समास के बारे में जाना था और भाग 2 जो था हमारा वह तत्पुरुष समास के बारे में हमने उसमें जाना था। आज हम हिंदी व्याकरण माला समास प्रकरण भाग 3 में 2 समास जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अधिकांश यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम जब प्रकरण में जाएंगे तब हम इनको गहराई से जानेंगे कि ये दोनों समास हमने इस भाग में क्यों लिए हैं। यह हमारा प्रकरण में स्पष्ट हो जाएगा। और अब सीधे ले चलते हैं आपको आज के प्रकरण कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय यानी कर्म और धारय 2 शब्द से मिलकर बना है। अब हम कर्मधारय समास की जो पहचान है वह पहचान युक्ति में हम जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे जहाँ परिभाषा बनेगी, जहाँ एक पद और दूसरा पद, ये ऐसी बनेंगी इसकी परिभाषा। जहाँ एक पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो। ध्यान देने वाली बात है। इसकी पहचान युक्ति नंबर 1, जहाँ एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य हो। विशेषण में हमने एक शब्द डाला है कृष्ण और सर्प। यहाँ पर एक शब्द समासिक शब्द है कृष्ण सर्प। तो एक कृष्ण क्या है? विशेषण है और सर्प क्या है? विशेष्य है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? सर्प की विशेषता है। सर्प कैसा है? कृष्ण है। कृष्ण अर्थात काला है, काला सांप। हरी घास, अगर हम बोलेंगे हरी घास तो यहाँ पर जाए घास की विशेषता क्या है? हरी। तो हरी हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। जहाँ एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। तो विशेष्य क्या होता है? जब हमने आपको स्पष्ट करा, विशेषण वह होता है जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे विशेषता लंबा, मोटा, पतला, हरा, काला, नीला, चतुर, चालाक, सीधा साधा, शांत, है ना। ये विशेषताएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। विशेषण वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो इसमें एक शब्द विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। अगर मैं अभी अब ये बोलूँगा काली गाय, तो गाय की विशेषता बताई जा रही ना, तो गाय क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। इसी तरह मैं हरी घास बोलूँगा तो हरी तो हो जाएगा विशेषण और घास हो जाएगा विशेष्य, यानी विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। मैं बोलूँगा लंबा आदमी, यानी लंबा तो हो गया उसका विशेषण और आदमी हो गए विशेष्य, क्योंकि आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष्य क्या है? यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कर्मधारय समास में पहला पहचान युक्ति है, एक शब्द विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा। क्या एक पहला विशेष्य भी हो सकता है और दूसरा विशेषण भी हो सकता है। जैसे हमने एक शब्द लिया यहाँ पर चरण कमल, सामासिक शब्द है चरण कमल। विशेष्य पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जरूरी नहीं वो पहले ही आएगा। अमूमन विशेषण जो है पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। कर्मधारय वाले समास वाले शब्दों में विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में। अधिकांशतः ये जरूरी नहीं है कि यही स्थिति रहेगी। विशेष्य भी पहले आ सकता है और विशेषण बाद में आ सकता है। जैसे एक शब्द है चरण कमल, तो चरण क्या है इसमें? विशेष्य और कमल क्या है? विशेषण। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरी जो पहचान है इसकी, अगली पहचान जो है इसकी, एक शब्द इसमें होगा उपमान और दूसरा होगा उपमेय। ध्यान देने वाली बात है। उपमान क्या है और उपमेय क्या है? दोनों शब्दों की मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है नीचे।
उपमान वो होते हैं जिससे तुलना की जा रही है, जिससे उपमा की जा रही हो, वह उपमान होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, चंद्रमुख, तो चंद्र क्या है, उपमान है। चंद्र, जैसे हम किसी से बोलेंगे चंद्रमा जैसा मुख, तो चंद्रमा क्या है, उपमान है, यानी चंद्रमा से तुलना की गई है। तो जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है ना। और इसके बाद है उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना, जिसकी उपमा की जा रही हो, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमेय वे शब्द होते हैं जिसकी तुलना की जा रही हो। जैसे यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, मुख। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो मुख क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमेय हो जाएगा और उपमान हो जाएगा चंद्रमा। तो ये इसकी विशेषता है, जहाँ पर एक पद विशेष्य हो, विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो। जहाँ पर एक पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, या एक पद विशेष्य हो, दूसरा विशेषण हो, या एक पद उपमान हो, दूसरा उपमेय हो। यहाँ पर देखेंगे विशेषण विशेष्य वाली स्थिति में कृष्ण सर्प, काला सांप। विशेषण विशेष्य और विशेषण की स्थिति में चरण कमल, और उपमान और उपमेय की स्थिति में देखेंगे चंद्रमुख। उपमान हो गया चंद्रमा और मुख हो गया उपमेय। तो ये इसकी पहचान है कि इसमें एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, या एक पद क्या होगा, उपमान होगा, पहला पद, और दूसरा उपमेय होगा। उपमान यानी जिससे तुलना की जा रही हो, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही हो। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे उदाहरण, यानी समासिक पद हम लेंगे महात्मा। तो महाधन आत्मा, तो महा हो जाएगा यहाँ पर विशेषण और आत्मा हो जाएगी विशेष्य। तो महात्मा का हम यहाँ पर क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, महान च असो आत्मा। महान च असो आत्मा, जो आत्मा महान हो। उसी प्रकार एक शब्द है महापुरुष। महा क्या है, विशेषण है, पुरुष क्या है, विशेष्य है। तो महान च असो पुरुष है ना। इसी तरह एक शब्द और है चंद्रमुख। तो चंद्र इव मुख, चंद्र इव मुख, चंद्र के समान मुख, यानी मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय, और चंद्र क्या है, उपमान। चंद्र इव मुख, चंद्र इव मुख, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा। अब एक शब्द है यहाँ पर नीलोत्पल। नीलम च तत् उत्पलम, नीला कमल, नील कमल। नील क्या है यहाँ पर, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। यानी ये वाली स्थिति रहेगी जहाँ पर एक पद उपमान हो, दूसरा उपमेय हो, या एक पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया कि एक पद विशेषण और विशेष्य अगर आपके समझ में आ गया, उपमान और उपमेय की आपके समझ में आ गया, तो आपका यह सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद हम सीधे अगले समास में की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है यहाँ पर बहुव्रीहि समास। अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहु का मतलब होता है बहुत, व्रीहि का मतलब संपत्ति, धन संपत्ति वाला, अर्थात वैभव युक्त। तो ये शब्द में ऐसे ही होता है कि जो इसकी जो शब्दावली होती है वह काफ़ी जो है धनाढ्य यानी संपन्न मानी जाती है। इसमें जो शब्दावली होती हैं वो संपन्न शब्दावलियाँ होती हैं। यहाँ पर जानेंगे हम जहाँ अन्य, अब देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने अब ये समास में क्या देखा था कि इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, और हमने तत्पुरुष समास में देखा था इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य मतलब कोई दूसरा ही। देखो जिस शब्द की बात हो रही है वो नहीं, वो प्रधान नहीं रहेगा, उसकी जगह कोई अन्य शब्द ही प्रधानता में रहेगा, यानी किसी अन्य शब्द की प्रधानता होगी। पहली पहचान ये है, इसमें अन्य शब्द की प्रधानता होती है। इसमें योग रूढ़ शब्द होते हैं,
योग रूढ़। अब ध्यान देने की बात वह क्या है, योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते अपितु सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई भिन्न अर्थ या परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हैं। जो परंपरा से चला आ रहा हो वो सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करेंगे। जैसे आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पंकज एक शब्द है, पंक, पंक मतलब कीचड़, अज मतलब पैदा होना, यानी कीचड़ में पैदा हुआ। पंकज का अर्थ कीचड़ में पैदा हुआ, ये तो इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन जो इसका अन्य अर्थ निकलता हुआ है कमल। देखो साधारण अर्थ छोड़ दिया ना इसने, मैंने बोला पंकज, इसने साधारण अर्थ छोड़ दिया। साधारण अर्थ था इसका कि कीचड़ में पैदा, लेकिन ये क्या बता रहा है हमको? कमल बता रहा है, क्योंकि उसकी जो परंपरागत अर्थ है, ये शब्द योग रूढ़ शब्द अपने आप को नहीं बदलना चाहते। रूढ़ का मतलब जो बदलना ना चाह रहा हो अपने आप को, जो प्रगतिशील ना हो। प्रगतिशील का उल्टा रूढ़, रूढ़िवादी। यानी रूढ़ जो शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते अपितु परंपरागत अर्थ प्रकट करते हैं, ये अपना अर्थ नहीं बदलना चाहते, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो देखिए बहुब्रीहि समास की पहचान क्या बताई मैंने। पहली पहचान ये है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होगी, यानी दूसरा ही अर्थ निकलेगा। दूसरा, इसमें योग रूढ़ शब्द होते हैं, और योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं या परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हैं। अब देखेंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। जो पहला हम लेंगे यहाँ पर चक्र पाणी। ध्यान दीजिएगा, तो ने इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है ये। पहला पद है इसमें चक्र, दूसरा है पाणी। पाणी का मतलब होता है हाथ, अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होगा। पाणी का मतलब हाथ के लिए कहते हैं पाणी, इसमें पाणी की बात नहीं हो रही है। पाणी, आपने जो है शादी के कार्ड में भी देखा होगा, पाणी ग्रहण का मतलब होता है हाथ ग्रहण करना, तो वहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार आता है। तो पाणी का मतलब होता है हाथ। तो देखेंगे दो शब्द से मिलकर बना है चक्र और पाणी। चक्र घूमने वाला और पाणी या अर्थात हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र हो। ध्यान दीजिएगा, चक्रम पाणो यस्य स। अब देखिएगा इसका सामान्य अर्थ ये है कि जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो। ये तो इसका सामान्य अर्थ है ना, चक्र पाणी का। पहला पद है चक्र, दूसरा पाणी, लेकिन ये दोनों पदों की प्रधानता नहीं रहेगी, कोई अन्य पद ही आ जाएगा। चक्र पाणो यस्य स, अन्य पद क्या आया? श्री कृष्ण, यानी अर्थ निकल गया श्री कृष्ण। सामान्य अर्थ नहीं बताया इसने कि जिसके हाथ में चक्र हो। चक्र तो किसी के हाथ में भी हो सकता है, लेकिन जो इसका परंपरागत रूढ़, योग रूढ़ जो शब्द हैं ये अपने परंपरागत अर्थ को ही प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। दूसरा है यहाँ पर दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, ये तो सामान्य अर्थ था इसका, लेकिन अन्य अर्थ क्या निकलेगा? रावण। 10 आनन यस्य स, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। यानी न तो 10 की प्रधानता है ना आनंद की प्रधानता है। आनंद का मतलब मुख, न तो 10 की प्रधानता रहेगी न आनंद की रहेगी, यानी क्या है? रावण आ गया। तीसरा अन्य पद ही प्रधानता में आ गया, न तो 10 की प्रधानता न आनंद की। इसीलिए इसमें कहा गया इसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता होती ना उत्तर पद की, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरा ही आ जाता है बीच में, दूसरे की एंट्री हो जाती है। अब है यहाँ पर पीताम्बर। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर, यहीं पर फंसते हैं हम अधिकांश परीक्षा में, यही ध्यान देने योग्य बात है समास प्रकरण में। इसलिए मैंने भाग 3 में, आप सोच रहे होंगे क्यों रखा है इसको, भाग 3 में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास इसीलिए रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे पीताम्बर। अब देखो पीत और अंबर, देखो यहाँ पीत और अंबर का मतलब, पीत का मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। अंबर मतलब वैसे आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र के लिए है, पीला वस्त्र। अब तो ध्यान दीजिए, उस हिसाब से इसको किस में होना चाहिए था? कर्मधारय में होना चाहिए था। पीला वस्त्र, यानी पहला शब्द पीला, पीला अर्थात विशेषण, और वस्त्र यानी विशेष्य। उस हिसाब से इसको किस में होना चाहिए था? कर्मधारय में। लेकिन पीताम्बर यस्य स, यानी इसमें अर्थ पीताम्बर में क्या निकल गया? कोई अन्य अर्थ निकल गया। उस हिसाब से तो इसको कर्मधारय में होना चाहिए था कि पीला वस्त्र, यानी पीला क्या है? विशेषण, वस्त्र क्या है? विशेष्य। उस आधार पर इसको होना चाहिए था कर्मधारय में, लेकिन इसका क्या निकल गया?
पीतांबर यश और ही अर्थ निकल गया, यानी श्री कृष्ण। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुव्रीहि समास में यही होता है, यानी जो शब्द हो सकता है वो शब्द जो हैं हूबहू उनकी परिभाषा जो है और उनके लक्षण जो है अन्य समास से मिलते हों। जैसे मैं आपको बताऊंगा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अभी आगे जो हम द्विगु समास पढ़ाएंगे उसमें देखना, द्विगु समास में त्रिनेत्र में क्या है, तीन है नेत्र जिसके, उस हिसाब से त्रिनेत्र शब्द को किस में होना चाहिए, द्विगु समास में होना चाहिए था, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। आगे में जो चौथा प्रकरण होगा हमारा द्विगु समास में होगा, उसमें मैं ये बात बताऊंगा। तो त्रिनेत्र उस हिसाब से किस में होना चाहिए था, द्विगु समास में, लेकिन ये द्विगु समास में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका बहुव्रीहि समास में। तीन है नेत्र जिसके, जबकि इसका प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते, भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। वे शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, वे शब्द योग रूढ़ होते हैं। तो देखेंगे आप, तो उस हिसाब से पीतांबर क्या को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ज़रूरी नहीं, जो शब्द जो हैं जरूरी नहीं उनके लक्षण जो है अन्य समास से मिलते हों। तो यहाँ पर परीक्षा में अगर पीतांबर पूछा जाएगा तो बहुव्रीहि समास में आएगा। तो इसी पे यहाँ पर हमने दुविधा में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये चीज़ें होती हैं जानबूझकर जो है परीक्षा में ऐसे सवाल बनाए जाते हैं ताकि परीक्षार्थी के बोधात्मक क्षमता है परीक्षार्थी ने कि बोधात्मक क्षमता को जांचने के लिए ऐसे प्रश्न जानबूझकर परीक्षा में रखे जाते हैं। और हम तो सब परीक्षा में चले गए, हमने कहा भाई पीतांबर है, अच्छा ठीक है, इसका पहला पद जो है विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया, हाँ भाई ठीक है भाई हमने उसमें टिक मार दिया, कर्मधारय समास में टिक मार के आ गया, घर आ गए देखा उत्तर, अरे भाई ये तो गलत कर दिया, अब क्या होगा। तो ये परीक्षार्थी अधिकांश ऐसा गलती करते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात ये है, हमने सबसे पहले अगर ऑप्शन आ गया हमारे पास, परीक्षा में पूछा गया है समास से संबंधित, सबसे पहले हम लोगों को विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए। जानबूझ कर ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं ताकि परीक्षार्थी दुविधा में रहे और जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाए। तो जो परीक्षार्थी जिसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, इसीलिए जो है यहाँ पर मैंने 4 प्रकरण रखे हैं ताकि जो है समास प्रकरण में हमारी जो बेसिक जो हमारी जो आधारभूत जो तथ्यात्मक बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएं। तो देखेंगे पीतांबर, पीतांबर यशसा, पीला है, पीला वस्त्र हैं जिसके, अर्थात पीले वस्त्र हैं जिसके, पीला वस्त्र यहाँ पर हैं जिसके। तो ये सामान्य अर्थ, और अन्य अर्थ क्या निकला, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जो है पीतांबर धारण करते हैं। उसी प्रकार है चंद्रचूड़, चूड़ का मतलब होता है जो हम बालों का जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा सिर पे, जो चंद्रमा है जिसके चूड़ पर, अर्थात उसको चंद्रशेखर भी बोलते हैं। चंद्रशेखर यशसा, शिव चंद्रशेखर यशसा है ना, चंद्र चूड़ायाम यशसा, चंद्रचूड़ का क्या है, चंद्र चूड़ायाम यशसा, चंद्रमा है जिसके बालों में, चूड़ का मतलब बालों का जो वो गुच्छा बनाया रहता है ना सिर पर, जैसे साधु बाबाओं ने बनाया रहता है, ऐसे चंद्रमा है जिसके चूड़ पर, अर्थात शिव। इसी प्रकार हमने सूल पाणी, पाणी फिर आ गया, सूल का नहीं त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल है जिसके हाथ में, सूल पाणो, पाणो क्या आएगा क्योंकि दो हाथ हैं इसलिए पाणो आया, द्विवचन के लिए औ की मात्रा होती है संस्कृत में। सूल पाणो यस्य सह, चंद्रमा है जिसके हाथ में, पाणी इसलिए नहीं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर पाणी है यहाँ पर पाणो क्यों आया, पाणो इसलिए आया कि दोनों हाथ में पकड़ रखा है, पाणो, पाणी एक वचन, पाणो द्विवचन, क्योंकि दो औ की मात्रा संस्कृत में क्या आती है द्विवचन के लिए, स ताऊ ते बहुवचन के लिए, स एक वचन, ताऊ द्विवचन और ते बहुवचन। तो शूल पाणो यस्य सह, यानी जिसके हाथ में क्या हो, त्रिशूल हो, अर्थात शिव। अब है गदा पाणी, गदा पाणी यानी जिसके हाथ में गदा हो, गदा पाणो यस्य सह, जिसके हाथों में क्या हो, गदा हो। गदा अर्थात भीम, भीम गदाधारी, भीम, भीम इसका अर्थ निकल रहा है। देखो ये सामान्य अर्थ नहीं प्रकट कर रहा, अन्य पद की प्रधानता हो रही है। इसी प्रकार लंबोदर है, लंब उदर यशस, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। महोदर भी बोलते हैं, महा उदर यशस, है ना,
यहाँ पर लंबोदर, लंबम उदरम यशसा, लंबा है पेड़ जिसका, अर्थात गणेश। महोदर, महा उदर यशसा, यानी बड़ा है पेड़ जिसका, है ना। इसी प्रकार एक दंत हो गए। तो इस बहुब्रीहि समास की यही की पहचान हमने क्या बताई। ऐसे इसमें क्या होते हैं, इसमें योग रूढ़ शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट करते, अपितु परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हैं। दूसरी बात, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि जो इसमें जो सामासिक शब्द होते हैं वो अपने सामान्य अर्थ को नहीं बताते, अपितु अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए किसी दूसरे पद की प्रधानता होती है। और इसी कर्मधारय में हमने क्या देखा कि इसमें जो है एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, या एक पद विशेष्य होगा, दूसरा विशेषण होगा, या एक पद, पहला पद क्या होगा, उपमान होगा, दूसरा उपमेय होगा। तो उपमान उपमेय आप लोग भी यहाँ पर समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी चलाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज समास प्रकरण भाग 3 के तहत हमने कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के बारे में जानकारी साझा की है। और जो अगला भाग होगा हमारा वह होगा भाग 4, जिसमें द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में हम जानेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो दूसरों से अवश्य साझा कीजिएगा। एक हमारा छोटा सा प्रयास में आप भी अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।